देखिए परमिटों की आवश्यकता। अब देखिए परमिट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। देखिए हमें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कंडक्टरी करने के लिए कंडक्टर लाइसेंस चाहिए, तभी हम कंडक्टरी करेंगे, वरना कर नहीं पाएंगे, हमें कार्रवाई हो जाएगी हमारे ऊपर। गाड़ी को सड़क पे चलाने के लिए, आप गाड़ी आपने खरीद ली और सड़क पे चलाना है, जो सरकार की सड़क है, तो आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। तो वो चाहेंगे आप रजिस्ट्रेशन करा लो और हमारा टैक्स दे दो, फिर आप गाड़ी चलाओ। मतलब ऐसा नहीं है अपन देखते कि सड़क डली तो जिसकी बाप की है खोद लो ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रोड टैक्स लगता है, तब आपका वाहन सड़क पे चलेगा। एक परमिशन मिलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलती है कि आप उल्लंघन करेंगे नियमों का तो उसके आधार पे आप पे कार्रवाई की जाएगी। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, ये सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, एक बस खरीद ली आपने या कोई एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीद लिया है। आप चाहते कि आप इंदौर से लेके भोपाल के बीच में वो गाड़ी रेगुलर चलाना चाहते, सवारी लाने के लिए या माल लाने के लिए चलाना चाहते, तो आपको निर्धारित परमिट लेना पड़ेगा। आपने देखा ना हमारे रोड पे कितनी बसें चलती हैं, आपने कभी ध्यान दिया कि वो बस 7 बजे शाम को ही क्यों आती है, सुबह 7 बजे क्यों नहीं आती है? एक ही राउंड क्यों लगाती है? 7 बजे आती है, फिर अगले दिन फिर 7 बजे सुबह आती है। कैसे? वो एक बार 7 बजे जाती है और रात में वहाँ से 6 बजे चलती है और रात में 8 बजे फिर हमारे यहाँ से वापस जाती है। एक राउंड लगाती है वो पूरा, एक बार जाती है एक बार आती है, 2 उसके राउंड रूट क्लियर होते, ट्रिप पूरी होती है। ट्रिप बोला जाता है इसको यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत। तो ये क्या सिस्टम है? तो यहाँ पे देखिएगा इन्हीं को परमिट बोलते हैं कि आपको एक रेगुलर रूट पे बस चलाना है तो आपको परमिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और परमिट ऐसे नहीं मिलता है कि आपने चाहा परमिट ले लो। कुछ वाहनों के संबंध में सरकार परमिट दे देती है, लेकिन कुछ वाहनों के संबंध में एक योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, प्लान के आधार पर रूट तय की जाती है। रूट तय किए जाने के बाद फिर टेंडर निकलते हैं, टेंडर में आप अपने रजिस्टर्ड वाहन का आवेदन लगाइए, फिर आपको वहाँ पे मिल जाता है। ज़्यादातर सरकारी गवर्नमेंट वाली योजनाओं बसों को मिलता है। उसके बाद सरकार नहीं चलाती तो प्राइवेट बसों को अनुमति दे देती कि आप टेंडर में पैसे भरिए या टेंडर में आइए, बोली लगाइए और रूट आप ले लीजिए। तो वो एक हिसाब से स्थायी रूट ही हो जाता है। अस्थायी परमिट ले लेते हैं। मान लीजिए मेरी एक छोटे भाई की बारात है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो अब बारात लेके जाना है अपन को, दिल्ली लेके जाना है, तो 2-3 स्टेट क्रॉस करने पड़ेंगे, तो ऐसा परमिट बनता है। कैसे? हम उस रूट में हमारी बस चलती तो है नहीं है, जिस मालिक की बस होगी, तो एक अस्थायी परमिट अपन को लेना पड़ता है। तो ये भी एक अनुशंसा परमिट कहलाते हैं, ये भी आपको मिल जाते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इन्हीं के संबंध में थोड़ी व्यवस्था है कि परमिट क्या होता है। एक रेगुलर रूट पे वाहन चलाना है तो उस रूट का परमिट लेना आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन से वाहन नहीं चलाएंगे। रजिस्ट्रेशन से वाहन बस इतना अनुमति है, आप सेल्फ पर्पज़ के लिए कहीं भी ले जाओ। व्यवसायिक पर्पज़ से चलाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो उसी के बारे में ये बात बताती है, तो इसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा समझ जाए बेहतर है। धारा 66 कहती है परमिटों की आवश्यकता। किसी मोटर यान का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान में यान उस यान का परिवहन यान के रूप में उपयोग, देखिए बस या ट्रक के तौर पे उपयोग, चाहे उस यान का वास्तव में यात्री या माल का वहन किया जा रहा है या नहीं, या माल ले जा रहे हैं या यात्री ले जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। उस परमिट की शर्तों के अनुसार ही करेगा, करने की अनुज्ञा देगा और उस स्थान में उस रीति में जिससे उसका उपयोग किया जा रहा है उस यान का उपयोग प्राधिकृत करते हुए प्रादेशिक या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी वैध प्राधिकारी द्वारा दिया गया है या प्रति हस्ताक्षरित किया गया है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण या वैध प्राधिकारी द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया? परमिट। तो ही अपन यान चला पाएंगे रेगुलर बेस पे। परंतु मंझली गाड़ी परमिट की नहीं ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परमिट में निर्देश किए जाए उस यान का उपयोग ठेका गाड़ी के रूप में करने के लिए प्राधिकृत करेगा। मंझली गाड़ी का भी ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग कर सकता है, परंतु यह और कि मंझली गाड़ी परमिट से ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए जो परमिट निर्देश की जाए उस यान का उपयोग माल वाहन के रूप में करना, भले ही वह यात्रियों का वहन कर रहा हो या नहीं, प्राधिकृत किया जा सकता। अब देखिए, अब यहाँ लिखा है कि ठेका गाड़ी के तौर पे हमने क्या किया था। मेरी बहन की शादी थी, हमने टीकमगढ़ ज़िले से शादी की थी, एक होटल बुक की थी। तो हमारे यहाँ काफ़ी गेस्ट थे, तो हम लोगों ने अनुमान लगाए। चाचा जी बोले ऐसा करो कि अपन 4-5 4 व्हीलर करेंगे तो वो जाएंगी ले जाएंगी, खर्चा ज़्यादा आएगा, तो वहाँ की व्यवस्थाएं संभालो, बारात हम अपने गेस्टों को लेके हम आ जाएं। तो हम लोगों ने क्या किया, बस स्टैंड थोड़ी दूरी पे 0.5 किलोमीटर, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 कार रखी हुई थी जो अपने मंगाई हुई थी हमने दैनिक रूटीन के लिए, 2-3 दिन के लिए मंगा ली थी कि ये कहीं जाना है कुछ लाना है, वो रखी रहेंगी। तो 2 कारों से हम लोगों ने बस स्टैंड ड्रॉप किया, सारे रिश्तेदारों को बस स्टैंड पे इकट्ठे हो गए। वहाँ पे पहले बस वाला जो बस नंबर आने वाला था, मान लीजिए 10 बजे का नंबर है बस का,
तो 10 वाले का बस का नंबर मैंने कहाँ से, मऊरानीपुर से बुक कर दिया कि भैया ये बुकिंग मेरी है, आप खाली बस लेके आ जाओ, पूरा टिकट हम दे रहे हैं, जितनी सवारी है आप छोड़ो सवारी। तो वो नंबर सीधा आके हमारे गांव पे आ गया और गांव से जितने हमारे गेस्ट थे सारे गेस्ट उसमें बैठे और बस ने कहाँ छोड़ा, मेरे जॉल छोड़ा। यही हमने आने में प्रोसेस की थी। तो हमारा कितना बहुत खर्चा बच गया था। मान लीजिए हम एक गाड़ी पे करते तो उससे मान लीजिए 2 गाड़ियों का खर्चा बराबर ही पड़ा था हमारा। सीट के हिसाब से दे दिया था, 1000 रुपये ज़्यादा दे दिए थे तो आराम से वो ले गया, वहाँ लगा दिया था। शादी होने के बाद अगले दिन सुबह बारात विदा हुई, उससे पहले ही बस लगवा दी थी हमने कि जो जाना चाहें चले जाएं भाई, जिनको रुकना है वो रुक लें। तो विदाई के बाद जाना था, लोग आए थे तो विदाई के बाद हम लोगों ने घर ऐसे ही पहुँचा दिया था। अब 4 गाड़ी रखते तो उनका पेमेंट देना पड़ता, डे नाइट के हिसाब से पेमेंट रखते तो वो तो नहीं लगना पड़ा उनको। तो ये कि ठेका गाड़ी है, ये हमने ठेका दे दिया ना, उसको परमिट पे चल रहा था ठेका गाड़ी पे। माल गाड़ी को भी ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, भली ही परमिट हो उसमें, ये यहाँ परमिशन दी जा सकती है। परंतु यह और कि किसी माल परमिट ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए जो परमिट में निर्दिष्ट की जाए, ऐसे धारक द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार कारोबार के लिए उसके संबंध में माल वहन करने के लिए यान का उपयोग करना प्राधिकृत करेगा। परंतु यह भी कि किसी परिवहन यान को परमिट के साथ साथ इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है, ऐसे यान का उपयोग यान के स्वामी के विवेकानुसार विवेकाधिकार पर या तो जारी परमिट या परमिटों के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन किया जा सकेगा। माल वाहन परमिट धारक का यान का उपयोग किसी पब्लिक आर्ट टेलर के या उसके स्वामित्व के अधीन खींचने के लिए शर्तों के अधीन कर सकेगा जो वैध की जा सके। परंतु किसी संलग्न यान का परमिट धारक इस यान में मूल गति उत्पादक का उपयोग किसी अन्य अर्ध टेलर के लिए कर सकता है। मतलब अर्ध टेलर भी अगर अटैच करके ले जाना चाहते तो ले जा सकते हैं, अगर ऐसी अनुमति है उसमें। तो यहाँ पे सब क्लॉज 3 पे IMP लगा दीजिएगा आप। अब तो मैंने बोल दिया कि परमिट आपको सवारी ढोने के लिए, माल ढोने के लिए या सवारी और माल दोनों ढोने के लिए दिया जा सकता है। ये मैंने बता दिया। ये निश्चित रूट पे, मान लीजिए इंदौर से भोपाल बस चल रही है रेगुलर बेस पे, तो परमिट है उसके पास में। एक आध बार ले जा रहे हैं भोपाल तो ये मान लीजिए परमिट नहीं है यहाँ पे, लेकिन रेगुलर बेस पे आप चला रहे हैं तो परमिट है। रेगुलर बेस पे आपका ट्रक आ जा रहा है तो परमिट है। माल ला रहा है, मान लीजिए यहाँ से, मेरे यहाँ से सतना ट्रक जाते हैं, मेरे दादाजी के ट्रक थे तो वो सतना ट्रक जाते थे, इधर से बालू लेके जाते थे रॉयल्टी के पर्ची कटवा के, तो उधर बालू डालते थे सतना में, उधर से सीमेंट लेके आते थे। ये रेगुलर तो बालू से कवर हो जाता था, दोनों साइड का डीजल और सीमेंट का पूरा सेव हो जाता था। अच्छी कमाई होती ट्रक में अगर मैनेज किया जाए तो। लेकिन कब, जब आपके 2 4 6 ट्रक चलें, एक ट्रक से भरपाई नहीं होती। कैसे, एक आध दो में घाटा चले तो 2 4 कवर कर देते, वो ऐसा मेंटेनेंस बना रहता है। 2 4 6 चलना चाहिए। तो अब यहाँ सब क्लॉज 3 ये बताती है कि उपधारा 1 के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं हो। अब परमिट की आवश्यकता कब नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख लें IMP सब क्लॉज 3 पे, इस पर लिख लें नो परमिट रिक्वायर्ड, नो परमिट रिक्वायर्ड सब क्लॉज 3 पे। परमिट जरूरी नहीं है, परमिट जरूरी नहीं है, निम्न मामलों में परमिट जरूरी नहीं है। इस पे OT बनेगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपका जो कॉमन सेंस बोलता है वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं, कोई अलग नहीं लिखी है। हमारा कॉमन सेंस बोलता है ऐसे वाहनों को परमिट की ज़रूरत नहीं है, जो किसी की डेड बॉडी ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस है, ऐसे वाहनों को परमिट देकर अपन क्या है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इस तरह की बातें यहाँ लिखी हैं। देखिए, ऐसा कोई परिवहन यान जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन है, ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी वाणिज्यिक उद्यमता से कोई संबंध नहीं है। अब सरकारी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। मान लीजिए एक बस है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगी हुई है बस। कौन से ट्रेनिंग में, जहाँ पर DSP SP जवाहर एकेडमी सागर में है, मान लीजिए DSP ट्रेनिंग होती है। अब उसमें देखते हैं अपन लोग हैं जो कौन सा, रुस्तम एकेडमी इंदौर में है, पुलिस ट्रेनिंग होती है। ऐसे ट्रेनिंग में लगी हुई है जो सुबह 4 बजे ले जाती है, 10 किलोमीटर दूरी पे एक ग्राउंड है, पर डे जाती है और पर डे आती है उधर से। तो इसको परमिट की आवश्यकता नहीं है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के वाहन जो सरकारी पर्पज़ से लगे उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी स्थानीय प्राधिकारी के या स्थानीय प्राधिकारी से की गई संविदा के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्व अधीन है, केवल सड़क की सफाई करने, सड़क पर जल छिड़कने, सफाई के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब सुबह 3 बजे से हमारे इंदौरी सफाई कर्मी हैं, बेचारे लग जाते हैं, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, सफाई करते हैं। ऐसे ही नहीं सुरक्षा में नंबर 1 आ जाता, कोई मेहनत करनी पड़ती। देखिए, सफल होंगे हम लोग, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सफल होने का सबसे बड़ा टारगेट है क्या है। आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा आपने कितनी नींदें बर्बाद की हैं अपनी,
कितने परेशान हुए हैं, कई बार तो आपने खाना भी नहीं खाया है सही से। आपसे ये देखेगा हर कोई आप सफल है। तो आपकी पीड़ा कितनी है, कष्ट कितना है आपका, पर्सनली मायने बिल्कुल नहीं रखता है लाइफ में, सफलता मायने रखती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, हमें अपने उद्देश्य की ओर लगे रहना है। बिल्कुल निकम्याई नहीं करना है बिल्कुल कि आपने सोचा तो सर्दी ज़्यादा है सोते रहो, क्या पढ़ना लिखना, नहीं भाई। अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है, वो बिल्कुल वैसी बात हो गई है जिस टहनी पे खड़े हैं उसी को काट रहे हैं, इस तरह की बात हो जाएगी वो। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें पूरा सेंट्रलाइज करना है कि सच्चे मन से सच्चे हृदय से अगर हम कोई भगवान की भी स्मृति करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं हकीकत में। तो ये आराधना ही तो है पढ़ाई एक हिसाब से। तो आराधना में पूरा डेडिकेशन दीजिए आप। 1 महीने बस, 1 महीने अगले 4 तारीख तक अपन को पढ़ना है अच्छे से, पूरी नींद लेना है और पेपर देने पहुंच जाना है। अगर सेंटर बाहर है तो 1 दिन पहले नहीं जाना है। मेरा जो टारगेट है, मैं 2 या 3 दिन पहले इंदौर जाने वाला हूँ। इंदौर सेंटर है, कैसे रिट पिटीशन लगाई थी इंदौर से मैंने, 2 या 3 दिन पहले मैं इंदौर जाऊँगा। हो सकता है मैं 2 तारीख को इंदौर जाऊँ, 5 को एग्ज़ाम रहेगा, 2 को मैं इंदौर चला जाऊँगा। रिलैक्स करूँगा, कुछ नहीं, अच्छे से सोना है और स्लो मोशन में पढ़ना है। ये देखना है कौन से टॉपिक हमारे कमज़ोर रह गए, उनको अच्छे से रिवीजन करना है। बस 2 दिन शांति से कोई एक परिवार का सदस्य ले जाइए जो आपके लिए 2 पराठे पैक करवा के ले आए, थोड़ी सी सब्जी थोड़ी रोटी पैक करवा के, बाहर भी नहीं जाना है। अगर जाते हैं तो इमीडिएटली जहाँ पे जल्दी खाना खा के आ जाए, उल जलूल चीज़ें भी नहीं खाना उस समय पे, तामसी चीज़ें नहीं खाना है, ऐसी चीज़ें नहीं खाना है बड़ा स्टेक खाना खा रहा है, VIP खाना नहीं, बिल्कुल सादा बीमारी खाना खाओ। ड्राई फ्रूट रखो अपने पास में, पढ़ते रहो, कुछ खाते रहो साथ में, बिस्किट रखो, ऐसा आपको करना पड़ेगा। एनर्जी बूस्टर अपने साथ में रखिए। सर्दियों में क्या है, हम लोगों को भूख ज़्यादा लगती है ऐसा लगता है, और पानी कम पीते हैं हम लोग। तो एनर्जी लेवल अपन को बढ़ाए रखना है। एनर्जी लेवल थोड़ा रहेगा बॉडी में तो नींद नहीं आएगी आपको, ये पक्का है। तो ऐसा आपको देखना है, टहल टहल के पढ़ना है, बैठ के पढ़ेंगे नींद आएगी। अब ऐसे में अब मौसम थोड़ा गड़बड़ आने वाला है, एग्ज़ाम के टाइम तक पर्याप्त ठंडी पड़ेगी, हम लोग टोपा वोपा लगा के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। तो भैया हमारी सड़क पे सफाई हो रही है, वाहन वगैरह हैं तो उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं कि आप डेली विजयनगर से इंदौर तक सफाई करते तो परमिट नहीं। कोई ऐसा परिवहन यान जो केवल पुलिस, दमकल समझ रहे हैं आप क्या होता है, फायर ब्रिगेड को दमकल बोलते हैं, रोगी वाहन, एम्बुलेंस, कार्य के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। तो पुलिस वालों के वाहन दंगा वाहन है, दमकल है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इन्हें इंश्योरेंस उसकी ज़रूरत नहीं है, परमिट की आवश्यकता। कोई ऐसा परिवहन यान जो सबों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब भाई एक बार मैं शादी में गया सागर, मैंने आपको बताया था, तो मैं राहतगढ़ बस स्टैंड से एक मारुति वैन में बैठा, वो बोला, मैंने बस देखी तो बस 1 घंटे बाद थी और सुबह में 5:30 बजे पहुंच गया था कि जल्दी भोपाल पहुंच जाऊंगा, सिस्टर के यहाँ रुकूंगा और शाम को इंदौर निकल जाऊंगा। तो यार मैं बैठ गया उस बस में, ओमनी बस थी, ओमनी गाड़ी थी मारुति, मैं सबसे आगे बैठ गया, मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी दूर गाड़ी चलती है, करीब आधी दूर सफ़र करती है, अभी भी मैंने ध्यान नहीं दिया पीछे। तो वो क्या थी, एक बॉक्स था उसमें पीछे, जैसे डेड बॉडी ले जाते ना बर्फ़ रख के, वैसा वाहन था वो, एम्बुलेंस टाइप का 100 वाहन था, और उसमें खुद कुछ फूल भी बिखरे हुए थे। मैंने कहा निश्चित डेड बॉडी डिस्पोज करके आया है वाहन। मुझे अच्छा नहीं लगा बैठने में, मेरा मन ख़राब होने लगा उस गाड़ी में बैठने में। क्या है, अपन जनरली सहज में अपन भोग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और चीज़ें अपन जब ऐसी स्वीकार नहीं करते तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। फिर भी उसने क्या किया, एक जगह रास्ते में रोका, बोले नहीं वो तो एक बीमार आदमी था, छोड़ने आए थे सागर, वो उसने कहा, और आगे एक जगह पे उसने सफाई कर दी उस वाहन की कि पैसेंजर आएंगे तो बैठा, वो बैठालता गया उस बॉक्स के ऊपर कई लोगों को, बैठते गए सवारी वहाँ के लोकल की। मैं जैसे तैसे करके पिपलानी पहुँचा, पिपलानी पे उतरा, उसका पेमेंट किया, वो गाड़ी आगे बढ़ी, मैंने उल्टी कर दी, सिर दर्द करने लगा, बड़ी परेशानी। मैं घर पे गया, सिस्टर के छोटा सा बैग लिए था, मैंने सबसे पहले गया तो नहाया, मैंने उनकी गर्म पानी करो, सारे कपड़े धोले, नहाया, दूसरे कपड़े चेंज किए, जब मुझे थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लगा, मुझे अच्छे ही नहीं लग रहा था। तो आप देखिए, 100 वाहन होते हैं, एम्बुलेंस होते हैं, रोगी वाहन होते हैं, इनके लिए अगर हम परमिट की बात करेंगे तो फिर तो जान बचाना ही मुश्किल है। आपने देखा ना, अभी एक सबसे साउथ इंडियन कोई ड्राइवर था, उसने हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, पता नहीं कितने किलोमीटर, वो 100-150 किलोमीटर वाहन बहुत तेज़ गति से चला के गया था, सब लोगों ने उसकी सराहना की थी।
तो अब ऐसे में एम्बुलेंस को अगर अपन देखेंगे नहीं 10 तो 10 ही जाना है तो दिक्कत हो जाएगी ना। परिवहन यान जो शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब शव ले जाते हैं, अब मान लीजिए कोई यान है, मोर्चरी वाहन बोला जाता है इन्हें, अब मोर्चरी कॉर्पसेस वाहन बोला जाता है। तो ऐसे वाहन के बारे में शव वाहन होते हैं ये। कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी बिगड़े हुए यान का अनुकर्षण करने के लिए किसी बिगड़े हुए यान के निरापद स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग, अनुकर्षण टचिंग वाहन करके ले जा रहे हैं, बिगड़ गया है बस उसको टॉल करके ले जा रहे हैं, वो वाहन, उसको परमिट की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, शासन सरकार द्वारा निमित्त किया जाए, अन्य सार्वजनिक पर्पज से उपयोग में आता है उसके लिए जरूरी नहीं है जी। कोई ऐसा परिवहन यान जो बेटर यान को विनिर्माण करने, उसमें व्यवहार करने, चीज़ से संलग्न करने के लिए बॉडी बनाने वाले किसी परिवहन यान के योजन के लिए अनुसरण उपयोग में लाया जाता है, कैंसर का प्रबंधन। अब जो बॉडी वगैरह बनाते हैं, जैसे कुछ वाहन होते हैं जिनको हम एक प्रयोगशाला या लेबोरेटरी के अंतर्गत चलाते हैं, जिनसे हम लोग मशीनों को सुधारते हैं, तो वो वाहनों को जरूरी नहीं है। कोई ऐसा माल यान जिसका सकल भार 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है, कोई माल वाहन यान है 3000 किलोग्राम से अधिक वेट नहीं है, उसको अपन को परमिट के, छोटे पिकअप होते हैं उन्हें परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे पिकअप होते हैं ना, परमिट की रिक्वायर्ड नहीं होते, आप तो माल भरो ले जाओ कहीं भी। ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, कोई ऐसा परिवहन यान जो राज्य में खरीदा गया है और किसी यात्री या माल का वहन किए बिना उस राज्य में अन्य राज्य में स्थित किसी स्थान में जा रहा है। ऐसा परिवहन यान जो अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रीकृत है उस समय जब वह यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए खाली ही स्थान में रखा जा रहा है, स्थान को जा रहा है, मतलब रजिस्टर्ड किया गया है, उस स्थान को जा रहा है। नया वाहन लिया है मैंने, एक ट्रक खरीदा है, मैं अपने घर मंगा रहा हूँ, परमिट की आवश्यकता नहीं है। अगला है ऐसा परिवहन यान जो बाढ़, भूकंप या प्राकृतिक आपदा, सड़क पर बाधा, अनिकल्पित परिस्थितियों में अपने मार्ग के बदले किसी अन्य मार्ग से भले ही राज्य के अंदर हो या बाहर भेजा जा रहा है गंतव्य स्थान पर। अब देखिए, नदी इंदौर जाते थे तो नदियों में बाढ़ आ जाती तो कई बार बस रोकनी पड़ती थी, बस रुकती थी, नदी का पानी खाली होता था, तब बस आगे बढ़ती थी या रूट बदल देते थे। तो ज़रूरी नहीं रूट बदल गई बाढ़ की वजह से तो आपको परमिट की ज़रूरत हो, तो ऐसे में आपको रियायत दी जाएगी, परमिट रिक्वायर नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के आदेश द्वारा निर्दिष्ट परिवहन यान है अवक्रय पट्टा आडमान करार के अधीन, जिसे स्वामी के व्यतिक्रम के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से उसके स्वामी द्वारा ऐसा करार किया है, कब्जे में लिया गया है, मोटरयान के गंतव्य स्थान तक पहुँचेगा। मतलब हायर परचेज में मैं टॉल करके ला रहा हूँ, वो वाहन वापस लेके आ रहा हूँ अपने घर पे, वो चला रहा था, सामने वाला किराया नहीं दे पाया, तुमने जब्त कर दिया, तो उसको घर लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पे भी परमिट की आवश्यकता नहीं है। परिवहन यान उस समय जब वो खाली हो, मरम्मत के प्रयोजन के इस स्थान पे जा रहा है, अब वेल्डिंग करवाना है, सुधार करवाना है, वाहन में हम ले जा रहे हैं सुधार करवाने, तो परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। परिवहन यान जिसे धारा 67(3) के अधीन, स्कीम के अधीन या 88(1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है या वह ऐसे आदेशों के अधीन चल रहा है जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाए, तो इस तरह के परिवहन यान है उन्हें भी परमिट की आवश्यकता नहीं है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सब क्लॉज 4 उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा 1 के किसी मोटर यान को जैसे ड्राइवर के अलावा 9 से अधिक व्यक्तियों के वहन करने के अनुकूल बना लिया गया है, तब तक लागू होगी जब तक राज्य सरकार के 96 के अधीन बनाए गए नियम वैध किए जाए। अब 9 से अधिक यात्रियों के वहन के लिए कोई यान बनाया गया है, तो यहाँ पे देखा गया है उसको भी परमिट की आवश्यकता हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। परमिट लेना पड़ेगा आपको, उपधारा 1 के प्रोविजन लागू होंगे तो परमिट रिक्वायर्ड है। तो देखिए किन मामलों में परमिट रिक्वायर नहीं है, किन में रिक्वायर है, ये चीज़ अपन ने यहाँ पढ़ ली। एक जनरल वे में अपन दिमाग में बैठा लीजिए कि एम्बुलेंस, शव वाहन, दमकल, इस तरह के वाहनों को परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहाँ हमारा कॉमन सेंस फिट बैठ जाता है वहीं सही है, यहाँ याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवहन नीति। अब देखिए राष्ट्रीय परिवहन नीति क्या होता है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों से परामर्श से इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा। एक राष्ट्रीय नीति बनाएगी केंद्रीय सरकार। देखिए क्या होगी। यात्री और माल परिवहन के लिए योजना फ्रेमवर्क तैयार करना, जिसके भीतर परिवहन निकाय प्रचलन करेंगे। अब जहाँ पे यान चलेंगे, आए जाएंगे, उनके लिए एक स्कीम बनाना कि किस रोटेशन से। देखिए मैंने आपको परमिट दे दिया, मान लीजिए सुबह 10 बजे का परमिट आपको दिया, बी को भी 10 बजे का परमिट दिया और सी को भी 10 बजे का परमिट दिया। अब 3 वाहन एक साथ जाएंगे तो सवारियों की होड़ रहेगी, हम लोग आपस में लड़ेंगे कि हमारी सवारी हमारी सवारी। तो हम क्या करेंगे, 10 बजे आपको परमिट दे देंगे, 10:30 के बी को दे देंगे और 11 बजे सी को दे देंगे।
आधा घंटे के अंदर से बसें चलवाएंगे, जिसमें क्या होगा 25-30 किलोमीटर का अंतर रहेगा बसों में, तो जो बस पहुंचेगी तो एक ही टाइम पे पहुंचेगी, रेगुलेशन बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए आप देखिएगा परिवहन नीति बनती है कि प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है योजना, जिससे वाहन इंटरफेयर ना करें दूसरे में और परमिट भी रेगुलेट होते रहें। एकीकृत मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली, एक मल्टी मॉडल प्रणाली बनाई जाएगी, मतलब एक सिस्टम बनाया जाएगा जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम परिवहन नीति चलाएंगे। के प्रदान के लिए सड़क परिवहन के सभी रूपी माध्यम दीर्घ और अवधि योजना ढांचा स्थापित करना, पत्तनों रेल विमानन संबंधी प्राधिकरणों अभिकरणों के साथ स्थानीय राज्य स्तरीय योजना भूमि धरती आदि विनियमित प्राधिकारियों के परामर्श से परिवहन सुधार अवसंरचना विकास के क्षेत्र में पहचान करना। तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, आधारभूत ढांचे जिन्हें बोला जाता है उनको अवलोकन करेंगे। परमिटों और स्कीमों को अनुरोध करने के लिए ढांचा स्थापित करना, एक ढांचा क्रिएट करेंगे परिवहन को स्थापित करने के लिए, परमिट और स्कीमों को स्थापित करने के लिए। तो इस तरह आप इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत, राष्ट्रीय परिवहन नीति के अंतर्गत आता है कि एक स्कीम बनाई जाएगी, उस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाहन को ट्रांसपोर्ट पर उतारा जाएगा, चलाया जाएगा। ये राष्ट्रीय परिवहन नीति केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी। बस इतना आपको ध्यान देना है, आगे की चीज़ें क्लॉजें हम छोड़ रहे हैं, इनको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 66B पर। परमिट धारकों के विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के आवेदन करने और धारण करने के विरुद्ध कोई वर्जन न होना। अब परमिट धारक क्या होगा, एक स्कीम बनाई जाएगी, उस स्कीम के अधीन क्या करेंगे जी, आवेदन करेंगे लाइसेंस के लिए कि इस स्कीम के अधीन मान लीजिए एक रूट तय किया गया, इंदौर से भोपाल के लिए 3 बसें चलना है, जो 6 से 7 से 8 से जो भी चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं रूट के लिए, रूट परमिट के लिए। तो एक स्कीम बनाई गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जारी परमिट धारण करता है, अब हमारे पास परमिट है मान लीजिए धारा 67(3)88(1) के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से ऐसा परमिट धारण करने के कारण निरस्त नहीं होगा। अब परमिट आपने धारण कर लिया है तो स्कीम के अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। बनाई गई स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने पर ऐसे परमिट को रद्द करने की अपेक्षा नहीं होगी। अगर स्कीम के अधीन आपको अनुज्ञप्ति जारी कर दी जाती तो परमिट को रद्द करने की अपेक्षा नहीं होगी। तो परमिट अलग है, लाइसेंस अलग है। मतलब लाइसेंस मतलब क्या, अनुमति, परमिट का अनुमोदन ही लाइसेंस कहलाता है। आपने एक विशेष रूट का परमिट ले लिया है तो उस रूट पे आप वाहन चला सकते हैं, पहली चीज़। और अगर कोई परमिट सरकार द्वारा ऑथराइज किया गया, वहाँ लाइसेंस दे दिया गया कि आपके परमिट को लाइसेंस दिया जाता है कि आप इस रूट पे कन्वे कीजिए, तो आप वैसे भी कन्वे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की कार्रवाई है। ये भी धारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ कॉमन सेंस लगाइएगा, थोड़ा अलग बे से अर्थ भी निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं 67। राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति। कोई राज्य सरकार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी, पब्लिक व्यापार उद्योग को मोटर परिवहन के विकास द्वारा प्रस्तावित फायदे, सड़क रेल परिवहन को समन्वित करने की वांछनीयता, सड़क प्रणाली की अवनति को निवारित करने की वांछनीयता, परिवहन सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने के लिए समय समय पर राजपथ में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण दोनों को यात्रियों की सुविधा, आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा किरायों, भीड़ भाड़ को रोकने, सड़क सुरक्षा के निर्देश जारी कर सकेगी। अब देखिए सरकार को पूरी चीज़ें करना है जिससे हमारा यातायात कंट्रोल हो। किसको पावर रहता है यातायात कंट्रोल करने का, स्टेट गवर्नमेंट को। मंझली गाड़ी, ठेका गाड़ी, माल परिवहन के लिए किराया भाड़ा नियत करने से संबंधित निर्देश के उपबंध किया जा सके। किराया भाड़ा जो होता है बसों ट्रकों के लिए वो कौन नियत करता है, स्टेट गवर्नमेंट नियत करता है। ऐसे किराए भाड़े में यात्री और माल के कर से संबंधित विधि मंझली गाड़ियों, ठेका व चालकों के भेजने वाले संदेश सभी सम्मिलित होंगे। कर मर भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन जैसा उचित समझे निर्दिष्ट उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अध्याय के अधीन सभी या किन्हीं शिथिल कर सकेगी। किन्हीं स्थितियों को वो छोड़ भी सकती है या उनको स्टेबल कर सकती है। ये राज्य सरकार का उद्देश्य है। इस अधिनियम के अधीन अंतर्गत किसी बात के होते हुए राज्य सरकार राजपथ में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किसी परमिट को उपांतरित कर सकेगी। मालों और यात्रियों के परिवहन के लिए स्कीमें बना सकेगी। ऐसी स्कीमों के अधीन परिवहन के विकास और दक्षता के संवर्धन के लिए अनुज्ञप्तियाँ जारी कर सकेगी। तो राज्य सरकार को स्कीम बनाने का पावर होगा कि स्कीम बनाएगी, मतलब प्रॉपर रेगुलेट। जैसे हम लोग एक स्कीम बनाते ना, मान लीजिए आज हमें दिन का स्कीम बनाना है, अभी बहुत व्यस्तता है सब लोगों के, हम समझ सकते हैं, लेकिन अपने पास टारगेट भी अब बहुत सीमित रह गया है। एग्ज़ाम सामने है तो अपने पास कोई विकल्प नहीं है, वरना अपन ज़्यादा छुट्टियाँ रखते 2-3 दिन की। तो यहाँ अपन लोग पढ़ रहे हैं
तो अपना एक रेगुलेशन है कि सुबह ये पढ़ना है, दोपहर में ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, एक रेगुलेशन है, एक स्कीम है, उस स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी वाहनों के संबंध में स्कीम बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। अंतिम स्थान को संपन्न, ग्रामीण परिवहन, ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करना, शहरी परिवहन में सुधार, सड़क में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, तो आदि कुछ के संबंध में अनुज्ञप्तियाँ जारी करेगी, इनके संबंध में सुधार करेगी। ये आप थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, एक लिस्टेड दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सबक्लॉज 4 कहती है कि उपधारा 3 के अधीन विरचित स्कीम प्रभावित की जाने वाली फीसों आवेदन के प्रारूप अनुज्ञप्ति अनुदित करने को, जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति का नवीकरण, निलंबन, रद्द करना या रूपांतरण को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, अनुज्ञप्ति का निलंबन, नवीकरण, रद्द करना, इनको भी निर्दिष्ट करेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान देना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये है कि प्रॉपर तरीके से यातायात चले, इसकी व्यवस्था किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। हमारा मध्य प्रदेश सरकार लाइबल है। आप देखते ट्रैफिक पुलिस लगा रखी है, बत्तियां लगा चुकी हैं चौराहे में, जैसे एक्सीडेंट ना हो, 4 लोग इधर उधर से आके भिड़ नहीं जाए, तो बत्तियां संचालित होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलती है। आगे देखते हैं परिवहन प्राधिकरण 68, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसमें, परिवहन प्राधिकरण। 2 प्रकार के परिवहन प्राधिकरण होते हैं राज्य में। पहला होता है राज्य सरकार, गोला कीजिए राज्य सरकार, राजपथ में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण करेगी, पूरे राज्य के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण गठन करेगी कौन? राज्य सरकार, जो उपधारा 3 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और इसी प्रकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गठित करेगी। एक गोला कीजिए प्रादेशिक परिवहन, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। हम लोग किस में आते हैं? रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में। स्टेट कहाँ पे? भोपाल में होगा। रीजनल क्या होता है? जिला वाइज रहता है एक साथ। रीजन क्या है? जिला ही तो है, जिला संभाग, ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जो प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के संबंध में जिसमें वर्णित क्षेत्रों जिसमें अधीन प्रयोग सर्वोत्तम शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो प्राधिकरण को इस अध्याय के दिन प्रदत्त किया जाएगा। आप देखते हैं ज़्यादातर वर्क कहाँ पे होता है? जिला लेवल पे होता है, जिला में आरटीओ ऑफिस से काम होते हैं, तो जिला क्षेत्रीय प्राधिकरण ज़्यादातर काम देखते हैं। राज्य प्राधिकरण तो भोपाल में बना हुआ है, तो वो कहाँ से देखेगा? जिला लेवल का ज़्यादा देखता है, जिसको क्षेत्रीय प्राधिकरण, परिवहन प्राधिकरण बोलते हैं। परंतु संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को गठन करने से प्रबंधक रह सकेगा। अब यहाँ पे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में गठन करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश किसके अंदर? केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा, वो जैसा रूलिंग बनाएंगे वैसे चलेगा। तो आपको ये 2 चीज़ें पता चल गई कि राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। ये क्वेश्चन बन सकता है, आईएमपी लगाइएगा फर्स्ट क्लॉज पे। सेकंड क्लॉज है, इस पे भी आईएमपी लगाना है। ये क्या करने वाले हैं? परिवहन प्राधिकरण, तो इसको अपन थोड़ा समझते हैं, जितना कुछ समझ में आ जाए बेहतर है। देखिए, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे एक अध्यक्ष जिसे न्यायिक अनुभव या अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, न्याय निर्णय प्राधिकारी के रूप में अनुभव प्राप्त है, एक अधिकारी होगा जिनको इन चीज़ों में अनुभव है, जो किसी विधि के अधीन कोई आदेश पारित करने में या विनिश्चय करने में सक्षम है, या राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में 4 से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, चाहे वे शासकीय हों या ना हों। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की दशा में 2 से अनधिक ऐसे व्यक्तियों से, चाहे वे शासकीय हों या ना हो, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे मिलकर बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, इसका गठन कौन करता है? अल्ट्राटेक में राज्य सरकार, पहली चीज स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में एक अध्यक्ष होता है और सदस्य कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, शासकीय और अन्य भी सदस्य हो सकते हैं प्राइवेट। जबकि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में एक अध्यक्ष होता है और 2 से अधिक सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति 4 और 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ये आपको ध्यान देना है। तो राज्य में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, और क्षेत्र में कितने होते हैं? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, जिनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है, और ये प्राधिकरण भी नियुक्त कौन? स्टेट गवर्नमेंट करता है। बस इतना चीज़ यहाँ पे अपन पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसको शॉर्ट में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जिसका किसी परिवहन उपक्रम में कोई वित्तीय हित, चाहे स्वतःधारी कर्मचारी के रूप में, अन्यथा राज्य में या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, ना ही बने रहने दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे प्राधिकरण का सदस्य किसी परिवहन उपक्रम में कोई वित्तीय हित अर्जित कर लेता है, तो वह ऐसा हित अर्जित कर लेने के 4 सप्ताह के अंदर ऐसे हित के अर्जन की लिखित सूचना राज्य सरकार को देगा या पद रिक्त कर देगा। अब देखिए, यहाँ पे वित्तीय हित नहीं रखना चाहिए आपका कोई, जैसे आपकी बसें चल रही हो, आप प्राधिकरण के सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसा
क्या आप तो अपने फेवर ही में करेंगे सब कुछ। तो अगर ऐसा कुछ है 4 सप्ताह के अंदर आपको सूचित करना पड़ेगा, राज्य सरकार को पद रिक्त करना पड़ेगा। परंतु इस उपधारा की किसी बात से यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सदस्यों में से कोई ऐसे प्राधिकरण की बैठकों में उस दौरान जब अध्यक्ष अनुपस्थित है सभापतित्व करने से इस बात से निवारित न होगा कि सदस्य न्यायिक अनुभव या अपील पुनरीक्षण प्राधिकरण के कोई अनुभव प्राप्त नहीं है, विधि के अनुसार निश्चय सक्षम। मतलब पीठासीन अधिकारी क्या होगा, न्यायिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन अध्यक्ष नहीं आ पा रहा है किसी कारण, तो हम सीनियर व्यक्ति को क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी बना देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि पीठासीन अधिकारी जज के तौर पे या वकील के तौर पे काम किया, भली वो तो लॉ के क्षेत्र से ना हो, तब भी उसको अध्यक्ष बनाए जाने का अधिकार होगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यह हुआ कि राज्य सरकार जहां वह ऐसा करना आवश्यक समीचीन समझती है वहां किसी प्रदेश के लिए ऐसा राज्य परिवहन प्रादेशिक परिवहन गठित कर सकेगी जिसमें केवल एक सदस्य हो, जिसे न्यायिक अनुभव या अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी जैसे न्यायिकरण अनुभव या प्रादेश सक्षम। तो सिर्फ एक व्यक्ति वाला ही राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गठन किया जा सकता है। वैसे ये सही तरीका है, एक व्यक्ति को बैठा लें आप, जूरी ना बैठाल के एक जज के तौर पर बैठा लें, तो वो सही तरीके से मामले को सुनेगा। मेरे ख्याल से सही तर्क क्या है और गलत क्या है उसको एनालिसिस करेगा। इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति में ऐसे प्राधिकरण के कारोबार के संव्यवहार के लिए बंद कर सकेगी, उन परिस्थितियों को अधीन रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी। कौन? राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करेगी ये। इसका परंतु को आप छोड़ दीजिएगा, सब क्लॉज 3 पे आ जाइए आप। राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 67 के अधीन निकाले गए किन्हीं आदेशों के निर्देशों को प्रभावी करेगा तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए उस अधिनियम द्वारा उसके अधीन और अन्यथा उपबंधित को छोड़कर राज्य में सर्वत्र निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कृत्यों का निर्वहन करेगा। अब ये थोड़ा चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा सब क्लॉज 3 पे। राज्य परिवहन प्राधिकरण को पूरे राज्य में अपने पावर एग्जीक्यूट करने का अधिकार होता है, सब क्लॉज 3 यहाँ पे बताती है। और जैसे निर्देश दिए जाएं दोनों प्राधिकरणों को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उन निर्देशों के अधीन कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब इनके शक्तियाँ और कृत्यों का प्रयोग निर्वहन करेगी, अर्थात इनकी शक्तियाँ और कृत्य यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेट राज्य परिवहन प्राधिकरण के शक्तियाँ और कृत्य ये दिए गए हैं, ए से लेकर डी तक। इनको थोड़ा आप समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत जहन में बैठ जाए तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। यदि राज्य का कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है तो उसके क्रियाकलापों नीतियों का समन्वय विनियमन करना, तो ये स्टेट राज्य प्राधिकरण करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है और क्या करता है? विनियमन, रेगुलेट करता है। किसको? क्षेत्रीय प्राधिकरण को। जहाँ कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नहीं है वहाँ ऐसे प्राधिकरण के कर्तव्यों का पालन करना, यदि वह ठीक समझता है प्रादेशिक क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है 2 या अधिक प्रदेशों के लिए किसी सामान्य वर्ग की बाबत उस कर्तव्यों का पालन करना। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण क्या करेगा? अगर नहीं है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण उस एरिया के लिए काम करेगा, वो ही प्रादेशिक परिवहन के तौर पर काम करेगा। उन सब विवादों का निपटारा, उन सब मामलों का निश्चय करना जिन पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के बीच मतभेद पैदा हो। तो कुछ विवाद होते हैं प्राधिकरणों के बीच विवाद, मान लीजिए हमारा छतरपुर प्राधिकरण और भोपाल प्राधिकरण के बीच विवाद है, तो इनका निर्धारण कौन करेगा? राज्य परिवहन प्राधिकरण निर्धारण करेगा। मंजरी गाड़ी को चलाने के लिए सरकार द्वारा मार्गों का निश्चित किया जाना, अब मार्ग रूट तय किए जाते हैं, कौन करेगा? राज्य सरकार रूट तय कहती है कि भोपाल से इंदौर बस चलेगी, भोपाल से छिंदवाड़ा बस चलेगी, ये रूट तय करेगी कहाँ कहाँ से बस जाएगी, ऐसे अन्यकृत करना। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण के ये कार्य होते हैं, रूट तय करना भी राज्य परिवहन प्राधिकरण का कार्य है। प्रादेशिक परिवहन में मतभेद पैदा होते हैं, उनको दूर करना भी कार्य है। और कुछ अन्य कार्य हैं जो यहाँ पे बताए गए, नीतियाँ, समन्वय, रेगुलेशन। सबक्लॉज 4 उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी बहस किया जाए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगा। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसे निर्देशों का प्रभावी करेगा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। 5वां, किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण और किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को धारा 96 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है तो वह अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति को ऐसे निबंधनों, परिसीमाओं, शर्तों पर जो उक्त नियमों में बहस की जाए प्रत्यायोजित कर सकेगा। तो पावर को डेलीगेटेड करने का पावर ने दिया गया है कि अन्य अधिकारियों को डेलीगेटेड ये कर सकते हैं पावर।
69 पे आ जाएंगे, परमिट और संबंध के लिए आवेदन संबंधी साधारण उपबंध, इस पर IMP लगा दीजिएगा 69 में। अब मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि एक अगर परमिट रिक्वायर है आपको, तो आवेदन आप किसको देंगे, राज्य परिवहन प्राधिकरण को कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को, किसको आवेदन देंगे बताओ? क्षेत्रीय को सर। अब आप खुद ही बताइए, जैसे आपका काम कलेक्टर कर सकता है तो आप गवर्नर के पास क्यों जाएंगे, जाएंगे क्या? जब कलेक्टर काम ना करे तो गवर्नर के पास जाना बनता है। तो यहाँ पे यही देखिए, जब क्षेत्रीय बना हुआ है तो हम लोकल वाले को देखेंगे। हमारा कोई लोकल वाला है और लोकल वाला अगर हमें सर्विस प्रोवाइड करा सकता है तो हम उससे सर्विस ले लेंगे, उससे कह सकते हैं। अब दूर क्यों जाएंगे लेने के लिए, भोपाल जाएंगे हम, नहीं, क्षेत्रीय वाले देंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, परमिट के लिए आवेदन आप कहाँ लगाएंगे, बस ले जाना है आपको भोपाल से दिल्ली, अब दिल्ली तक ले जाना है, परमिट रिक्वायर है, अस्थायी परमिट चाहिए 2 दिन के लिए, तो आप कहाँ आवेदन लगाएंगे, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण में। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर OT बनता है, ये आपने कैच कर लिया, बहुत अच्छी बात है। परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को, गोला कीजिए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को RTA बोला जाता है इसको, जिसमें यान या यानों को उपयोग में लाना प्रस्तावित है। जहाँ यान चलाए जाने हैं उनको करेंगे अपन। परंतु यदि 2 या अधिक प्रदेशों में उसी राज्य के अंतर्गत उस यान या यानों का उपयोग करना प्रस्तावित है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच वाहन चलाना है, तो क्या होगा, तो आवेदन उस प्रदेश के परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिस प्रदेश में स्थापित मार्ग या क्षेत्र का अधिकांश भाग पड़ता है। ज़्यादा किस एरिया में चल रहा है, मान लीजिए हम यहाँ से ग्वालियर जाना चाहते हैं छतरपुर से, अब मेरा उत्तर प्रदेश भी रूट जाना पड़ेगा, MP भी रूट पड़ेगा, तो हम ये देखेंगे कि MP में ज़्यादा बस चलने वाली है कि UP में। तो हमारे पास गैसिंग आई कि UP में बस ज़्यादा चल रही है, तो हम उत्तर प्रदेश में परमिट के लिए आवेदन लगा देंगे। जहाँ पे अधिकांश मार्ग पड़ता है वहाँ पे आवेदन लगा देंगे, और उस दशा में जिसमें कि प्रस्तावित मार्ग या क्षेत्र प्रत्येक प्रदेश में लगभग बराबर है, अब इक्वल है, 50-50 किलोमीटर, उधर मान लीजिए 250 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, अब 150 किलोमीटर आपका UP में आ रहा है, 150 MP में आ रहा है, 1 रेट, आप कहाँ जाएं, बड़ी दिक्कत है। उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें उस यानों को रखना प्रस्तावित है। अब यान रखेंगे हम छतरपुर में, तो कहाँ लगाना है आपको, छतरपुर में परमिट के लिए आवेदन लगा देना है। परंतु यह और कि यान या यानों का उपयोग किसी ऐसे 2 या अधिक प्रदेशों में जो विभिन्न राज्यों में पड़ते हैं करना प्रस्तावित है, तो आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक निवास करता है, कारोबार करता है। निवास कारोबार का स्थान देख के भी आप आवेदन कर सकते हैं, या वाहन रखना है वहाँ आवेदन कर सकते हैं। सब क्लॉज 2 उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राजपथ में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी किसी ऐसे यान या यानों की दशा में जिसका उपयोग विभिन्न राज्यों में आने वाले 2 या अधिक प्रदेशों में करना प्रस्तावित है। उपधारा के अधीन आवेदन उस प्रदेश के राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक निवास करता है या जिसमें उसके कारोबार का मुख्य स्थान है। तो ऐसी जगह भी अपन आवेदन कर सकते हैं जहाँ पे निवास है या मुख्य स्थान रखता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई, कोई खास नहीं है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को आवेदन करेंगे हम परमिट के लिए। बस आप परमिट चाहिए मुझे, मैं इंदौर से भोपाल बस चलाना चाहता हूँ, मैं झांसी से भोपाल बस चलाना चाहता हूँ। जिस रूट में ज़्यादा होगा एरिया, बराबर एरिया है, तो जहाँ निवास कर रहे, कारोबार कर रहे, वाहन रखना है, वहाँ आप आवेदन करें। तो सुविधा की जगह पे आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे मेंटेनेंस के आवेदन लगते हैं ना, वैसे यहाँ पे बात कही गई है। जहाँ पे पति और पत्नी आखिरी बार रहे हैं, जहाँ पे पत्नी निवास कर रही है, जहाँ पे पति निवास कर रही है, इस तरह की कुछ कंडीशन आती है। अपन 127, 128 में कहीं पढ़ते हैं, 126 में पढ़ते हैं शायद, आगे बढ़ते हैं। मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन। अब देखिए, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने वाली गाड़ी होती, मंजिली गाड़ी होती, उनके परमिट के लिए आवेदन। मंजिली गाड़ी की बाबत परमिट के लिए, जिसे इस अध्याय में मंजिली गाड़ी परमिट कहा गया है, या आरक्षित मंजिली गाड़ी के रूप में परमिट के लिए आवेदन यथासंभव निम्नलिखित विशिष्टताएं दी जाएंगी। वो है मार्ग क्षेत्र है जिसमें आवेदन संबंधित है, प्रत्येक यान की किस्म, बैठने की जगह, दैनिक ट्रिपें, कितनी ट्रिप लगाएंगे आप, एक बार जाएंगे 1 ट्रिप, आएंगे 1 ट्रिप, उपलब्धता, न्यूनतम अधिकतम संख्या, ट्रिपों की समय सारणी। जैसे आपको 50 किलोमीटर चलाना है वाहन, तो आप एक दिन सुबह से जाएंगे 6 बजे, 8 बजे पहुंच जाएंगे, उधर से 10 बजे फिर चलेंगे, यहाँ पे 12 बजे पहुंच जाएंगे, यहाँ से 2 बजे फिर चलेंगे, उधर से 4 बजे फिर चलेंगे। तो आप 3-4 रूटें लगा सकते हो वहाँ पे, पास में है तो। और दूर है तो 1 ट्रिप ही लगाएंगे, एक बार जाने का, अगले दिन आने का, तो 1 ट्रिप लगाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपें कहलाती हैं। स्पष्टीकरण में लिखा है 72, 80, 102 के प्रयोजन के लिए ट्रिपों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की एकल यात्रा अभिप्रेत है। आने जाने का टाइम नहीं आता ट्रिप में, अपन बोलते हैं 1 ट्रिप लगा के आ रहे हैं,
तो ट्रिप में मतलब जाने का टाइम होता है, आने का अलग से ट्रिप माना जाएगा और प्रत्येक वापसी यात्रा को एक पृथक ट्रिप समझा जाएगा। जैसे मैं यहाँ से इलाहाबाद चला जाऊँ कार से या कामतानाथ जी के दर्शन करने चला जाऊँ चित्रकूट, तो यहाँ से मैं चित्रकूट जाता हूँ तो मेरी एक ट्रिप है चित्रकूट जाने की और चित्रकूट से वापस आने की दूसरी ट्रिप हो जाएगी। उन यानों की संख्या जिसमें सेवा बनाए रखने, अवसरों के लिए व्यवस्था बनाए, रिजर्व रखने का इरादा है। आपकी बसें चलेंगी तो एक आध बस आपको रिजर्व रखनी पड़ेगी, कभी बिगड़ गई बस तो वो बस आप भेज के सवारी टॉल कर सकते हैं। तो ये मायना रखा जाएगा कि आपकी 10 बसें चल रही तो एक या 2 बसें आपको रिजर्व बना के रखनी चलेंगी। बेइंतजाम जिन्हें यानों में रखने, अनुरक्षण, मरम्मत के लिए, यात्रियों को आराम सुविधा के लिए, सामान के भंडारण या निरापद अभिरक्षा में रखने के लिए करने का इरादा है। तो यानों में अन्य चीज़ें रखने के लिए सेफ्टी रखी जाए, जैसे फर्स्ट एड रखना है आपको, वाहन में लगेज रखने की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए। अन्य विषय आवेदन करेंगे आप। दूसरा 71 मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन विचार करते हैं प्रादेशिक परिवहन प्रक्रिया। अब ये विचार करेगा, आपने आवेदन किया है कि भैया ये रूट पे आवेदन चाहते हैं, बस चलाना चाहते परमिट चाहिए नहीं, या ट्रक चलाना चाहते परमिट चाहिए, तो वो क्या देखेगा। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करते समय इन उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा। तो ये ध्यान में रखेगा, मान लीजिए आप अधिकारी हैं, परिवहन RTO है, तो RTO क्या ध्यान देने वाला है, देखिए अब इन्होंने लिस्टेड थी तो उसको हटा दिया है, क्या ध्यान देगा। तो यहाँ पे सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे अपन सीधे। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मंजिली गाड़ी परमिट मंजूर करने से उस दशा में इनकार करेगा यदि दी गई किसी समय सारणी से प्रतीत होता है कि इस गति संबंधी या उपबंधों से गति यान चलाए जा रहे उल्लंघन होने की संभावना, ज़्यादा स्पीड से वाहन चलाएंगे ऐसी संभावना है, तेज़ गति से चलाएंगे। मान लीजिए आपने कहा कि हम 3 ट्रिपें चाहते हैं, आप 3 ट्रिपें 200 किलोमीटर वाहन ले जाओगे फिर आओगे, तो फिर तो आप भगाओगे ना गाड़ी पैसे कमाने के लिए, एक्सीडेंट होंगे। तो हम आपको 3 ट्रिपें नहीं देंगे, 2 ही ट्रिपें देंगे, जिससे क्या होगा, और बीच में अंतर देंगे 3-4 घंटे का, जिसमें क्या होगा कि आप निर्धारित टाइम से और धीमी गति से वाहन ले जाएंगे। ज़्यादा टाइम दे देंगे, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर पहुँचना है, मान लीजिए यहाँ से मेरे गांव से छतरपुर 68 किलोमीटर है, मैं बाइक से आता हूँ तो मुझे करीब 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आता हूँ, 50-50 बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा स्पीड नहीं, अकेले में तो अपने चले आओ, फिर भी कंट्रोल में आना पड़ता है, जानवर वगैरह सड़क पे आ जाते हैं सर्दियों में, तो 2 से ढाई घंटे मुझे लग जाते हैं। और आपने कह दिया कि आपको 3 घंटे में छतरपुर जाना है और आना है, तो मुझे गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो ही पहुंच पाऊंगा मैं, वो आ पाऊंगा। तो ऐसे में संभावना एक्सीडेंट हो जाए। तो यही बात ये कह रहे हैं कि आपको ये सब सारणी ध्यान रखनी पड़ेगी कि उल्लंघन ना हो, गति नियम उल्लंघन ना हो। तो गति नियम उल्लंघन होगा कि हम स्पीड चलाएंगे वाहन और प्रॉपर टाइम दे के मुझे दिया जाएगा, चलो आप 3 घंटे में आपको छतरपुर पहुंचना है, अगले 2 घंटे बाद आप उधर से सेकंड ट्रिप लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हम एक निर्धारित टाइम से चलेंगे कि अभी तो आध घंटा बहुत है, आराम से चले चलो, तो वो थोड़ा ठीक रहता है। परंतु ऐसे इनकार करने से पूर्व आवेदक को समय सारणी को ऐसे संशोधित करने का अवसर दिया जाएगा जिससे वह उसमें अनुकूल हो जाए, तो कुछ अमेंडमेंट करने का अवसर दिया जाएगा। आगे की कंडीशन अपन थोड़ा पढ़ते हैं, क्या है। राज्य सरकार यदि केंद्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़कों की दशा और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार निर्देश किया गया, राजपथ में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को निर्देश दे सके कि 5 लाख से न्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचलित होने वाली साधारण मंजिली गाड़ी या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की मंजिली गाड़ी की संख्या को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कीजिए सीमित करें। तो 5 लाख तक की जनसंख्या वाली, मतलब जिला लेवल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ सीमाओं में विनिर्दिष्ट करेंगे, इससे ज़्यादा वाहन नहीं चलाएंगे। ज़्यादा वाहन हम उतार देंगे, परमिट ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, रस बढ़ जाएगी, वाहन ही वाहन दिखाई देंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी आने जाने में। जहां मंजिली गाड़ी की संख्या खंडका के अधीन नियत की गई, वहां राज्य सरकार राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को मंजिली गाड़ी परमिट कुछ प्रतिशत अनुपात में जैसा सेवाओं में भर्ती की जाए मामले में आरक्षित रखेगी। SC ST को यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है कि आपको परमिट में आरक्षण होगा। मान लीजिए अब यहाँ पे कितना आरक्षण होगा ये अपन को पता नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए 10, 20 या 30% आरक्षण इनका रहता होगा कि जितने भी टेंडर दिए जाएंगे 10 परमिट दिए जाएंगे, 10 में से 3 परमिट इन लोगों के होंगे, 3 या 4 परमिट इन लोगों के होंगे, 50% आरक्षण लगभग हो जाता तो 5 परमिट मान लो अपन। C, जहां मंजिली गाड़ी को संख्या 1 के अधीन नियत की गई, वहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अनुसूचित जाति जनजातियों के परमिटों की ऐसी संख्या जो राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए आरक्षित रखेगा। देखो संख्या निर्धारित होगा, जो आरक्षण के अकॉर्डिंग बनेगा रेशियो वो उतना पर परमिट इन लोगों को दे देंगे, SC ST वालों को। परमिटों की ऐसी संख्या जो खंड गाँव में निर्दिष्ट है, आरक्षित रखने के पश्चात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण किसी आवेदन पर विचार करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी। अर्थात आवेदक का वित्तीय स्थायित्व,
फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आवेदक का, मंझली गाड़ी प्रचालक के रूप में समाधान प्रकार अंतर्गत कर संदाय भी है मंझली गाड़ी सेवा प्रचालक का है या रहा है या अन्य राज्य सरकार द्वारा बहस की जाए, परंतु अन्य शर्तों के समान परमिट में निम्नलिखित आवेदनों को अधिमान दिया जाएगा। अब देखिए, अब जैसे अपने अग्रवाल साहब हैं, अनुज भाई जानते हैं, अग्रवाल जी जिनका सन्मति चलता है, बुंदेलखंड ट्रेवल्स वाले, इनके बारे में देखेंगे आप 50 बसें रखी रहेंगी। सबसे बड़ा पैसे वाले हैं यहाँ पे छतरपुर के बुंदेलखंड वाले। तो ये स्टेटस है, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे बात की जाती है और उन चीज़ों को देखा जाता है, परंतु अन्य शर्तों के समान रहने पर परमिटों के लिए निम्नलिखित में से प्राप्त आवेदनों को अधिमान दिया जाएगा। कुछ आवेदनों पर वरीयता दी जाएगी, जैसे राज्य परिवहन उपक्रम, स्टेट अंडरटेकिंग है, जो मान लीजिए मध्य प्रदेश रोडवेज ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इसका कोई आवेदन आता है कि हमें इस रूट पे बसें डालना है, अपनी पर्यटन बसें, तो इनको अधिमान दी जाएगी, परमिट दिया ही जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वालों को वरीयता दी जाएगी। सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण समझी गई है, सहकारी सोसाइटियाँ हैं, कुछ सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, अर्ध गवर्नमेंट होती हैं ये, तो इनको भी अधिमान दिया जाएगा। जो जनहित में लगी हुई हैं इनको भी परमिट दिए जाएंगे संबंधित रूट के। भूतपूर्व सैनिक, देखो सैनिक को तो पेट्रोल पंप खुलवा लो, यहाँ भी बसें चलाने के लिए भी परमिट मिल जाता है, सैनिकों को बड़े ईजी मिल जाता है, ये आवेदन कर देते हैं, ईजी मिल जाता है परमिट, मतलब बसें चलवाएंगे ये लोग तो बहुत बेनिफिट है। व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग या प्रवर्ग राज्य सरकार ऐसे कारणों से लेकर कोई स्पेसिफिक हो सकता है, डिसेबल पर्सन को रखा गया हो, जो कोई विकलांग व्यक्ति हैं, अंधे हैं, उनके पास पैसा है, वो बसें चलवाना चाहते तो उन्हें हो सकता है डिसेबल। कुछ विशेष वर्गों को, जैसे मान लीजिए विधायक सांसद भी विशेष वर्ग में आ सकते हैं ऐसे। 72 मंझली गाड़ी परमिटों का दिया जाना। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मंझली गाड़ी परमिट कौन देता है। यहाँ पे लिखा है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नंबर 1 क्लॉज यहाँ पे पढ़ना है अपन को। धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 70 के अधीन ऐसे आवेदन किए जाने पर आवेदनों के अनुसार ऐसे उपांतरणों से जो वह ठीक समझे मंझली गाड़ी परमिट दे सकते हैं, ऐसे देने से इनकार कर सकता है। अंदर क्या है ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अंदर पढ़ने लायक नहीं है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या तो परमिट देगा या इनकार करेगा, दोनों पावर इसको दिए गए हैं। 72 में लंबी धारा है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। 73 में आ जाते हैं, इसको बाकी मैं छोड़ रहा हूँ, आपको कुछ लगे तो आप देख सकते हैं। वैसे ओटी कुछ नहीं बनना चाहिए, बस ये बनेगा कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण किस धारा के अंदर परमिट ग्रांट करता है, 72, इनकार करता है 72। गिविंग के ऊपर है, ये कह के प्रोवाइड कराने के ऊपर है, गिविंग ग्रांट के ऊपर है, सॉरी, ग्रांट द परमिट 72। 73 ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन। देखो यहाँ ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, क्या यानी कि किस बैठने के स्थान, क्षेत्र, परमिट, अन्य विशिष्टियाँ आपको देनी पड़ेगी। 73 ठेका गाड़ी परमिट का दिया जाना। अब ठेका गाड़ी परमिट कौन देगा, तो यहाँ पे वही बताया गया, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ठेका गाड़ी परमिट दे सकेगा, देने से इनकार। तो ग्रांट ठेका गाड़ी परमिट का आवेदन 73 में और 74 में आवेदन ग्रांट होता है, ये आपको पढ़ना है। अंदर की चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है, एक बार आप देख लीजिएगा इनमें। ठेका गाड़ी जानते हैं आप क्या होती, ठेका गाड़ी में सीधी बात है, अपन ने एक बुक कर ली, बस कर ली बुक या टैक्सी बुक कर ली, वो ठेका गाड़ी है। अपन को तो पैसा देना है, आपकी बिगड़ेगी तो आप ही सुधरवाओ, आप जानो, पेट्रोल डलवाओ, सब करो, हमें कोई मतलब नहीं। आप तो हमसे पैसा लो 5000 और मुझे आप कहाँ मांडू ले जाओ इंदौर से, और मांडू से घर ला के छोड़ो, ये ठेका गाड़ी हो गई है। इस तरह की गाड़ियों को परमिट दिए जाते हैं जो रेगुलर बेस पे चलती हैं, ठीक है। 74 इसके बाद आप बढ़ेंगे आगे, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, वही अधिमानता दी जाएगी पर्यटन विभाग को, तमाम चीज़ों को अधिमानता दी जाएगी, मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, तो आप पढ़िएगा, पुनरावृत्ति वाले हैं। 75 मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम। अब देखो टैक्सियाँ किराए पर देने की स्कीम ये बताती है सेक्शन 75, इसकी क्लॉज 1 ही अपन को यहाँ भी पढ़ना है। केंद्रीय सरकार राजपथ में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो अपने उपयोग के लिए स्वयं या ड्राइवरों के माध्यम से मोटर टैक्सी या मोटरसाइकिल चलाने की वांछा रखते हैं, मोटर टैक्सी साइकिलों को किराए पर देने की कारोबार को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक स्कीम बना सकेगी। अब देखिए ये ओला चल रहे हैं, तो इनकी स्कीमें किसने बनाई है, केंद्र सरकार ने बनाई है। जितने बड़े ऐप चल रहे हैं कि हमारी ये गाड़ी अटैच कर दीजिए और वो किराए पे चलेगी गाड़ी, तो इनके लिए एक स्कीम है। 2 व्हीलर भी अब लॉन्च कर दिए गए हैं कि 2 व्हीलर बुक कीजिए, आपको सिंगल जाना है, मान लीजिए मुझे स्टेशन जाना है, तो ओला से आप कुछ ऐप्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 व्हीलर भी बुला सकते हैं, तो उससे 10-20 रुपये सस्ता आ जाएगी वो गाड़ी, और स्टेशन तक आपको पिक कर देगी, आप पेमेंट कीजिए गूगल पे से और आगे बढ़िए। तो ये स्कीम कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है, बस यही ध्यान देना है आपको। इसके अंदर कुछ कमेंट्री आप पढ़ लीजिए, कोई काम की नहीं है, आपसे बस मार्जिनल नोट पूछा जाएगा, कौन बनाता है ये पूछा जाएगा। प्राइवेट सेवायान परमिट के लिए
आवेदन। अब प्राइवेट सेवा आपका यान है, उसके लिए परमिट के लिए आप आवेदन यहाँ मांग सकते हैं 76 में। कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उसको किए गए आवेदन पर आवेदन अनुसार उपांतर ठीक समझे प्राइवेट सेवा यान को परमिट दे सकेगा, इनकार कर सकेगा। तो ये परमिट का आवेदन भी लगता है, यहाँ पर देने की बात की जाती है, 76 में ही बात की गई है और दे सकता है। अब वही बैठने के स्थान वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वही चीज़ें यहाँ दी गई हैं कि वो चीज़ें नियत की जाएंगी वाहन में, उसके आधार पर परमिट दिया जाएगा। तो प्रादेशिक परिवहन यान प्राइवेट सेवा यान को परमिट देता है और इसके लिए आवेदन भी 76 में किया जाता है, इसी में ग्रांट होता है। अगली क्लॉज हम छोड़ रहे हैं, 77 पे आ जाएंगे। माल वाहन परमिट के लिए आवेदन। अब आप माल ढोना चाहते हैं, ट्रक से हम सीमेंट लाना चाहते हैं सतना से टीकमगढ़, इस रूट पे हम सीमेंट लाना चाहते हैं, इधर से हम कच्चा माल ले जाना चाहते हैं, उधर से सीमेंट लाना चाहते हैं, तो रूट के लिए परमिट चाहिए मुझे। तो भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए माल वहन के लिए आवेदक द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारोबार के लिए इसके संबंध में माल वहन के लिए मोटर यान का उपयोग करने के लिए परमिट के लिए आवेदन में निम्नलिखित माल वाहन परमिट विशिष्टताएं दी जाएंगी। रूट दिया जाएगा, किस रूट पर यान की किस्म दिया जाएगा, किस तरह का माल ढोना है, ये सारी चीज़ें निर्दिष्ट करेंगे। और आपको माल वाहन परमिट कौन देगा? प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे माल वाहन परमिट के लिए आवेदन 77 में करेंगे आप, उस पर प्रादेशिक परिवहन विचार करेगा, कितने में? 78 में विचार करेगा कि प्रॉपर चीज़ें हैं, ऐसा नहीं माल खतरनाक हो, रसायन विस्फोट से संबंधित हो, तो वहाँ पे केयरिंग की क्या प्रोक्यूरेशन आपने रखे वो चीज़ें ध्यान में रखेगा। इसके बाद 79 में माल वाहन परमिट का दिया जाना। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण राज्य में कहीं भी आप पूरे मध्य प्रदेश राज्य के लिए आपको परमिट दे सकता है, प्राइवेट यान के लिए परमिट दे सकता है माल वाहन पर। कितने में? 79 में। तो ये आप देखिएगा इसके अंदर कमेंट्री। 80 में आ जाते हैं परमिटों के लिए आवेदन करने और उन्हें देने के लिए प्रक्रिया। यहाँ पे लमसम किसी भी प्रकार के परमिट, आपने देखा होगा ऑल इंडिया परमिट लिखा रहता है। ऑल इंडिया परमिट का मतलब होता है अधिक से अधिक 4 राज्यों में आपका वाहन जा सकता है, अधिक से अधिक 4 राज्यों में। 4 राज्यों 3 से ज़्यादा राज्य हो जाते, 2 से ज़्यादा राज्य में परमिट दे दिया जाता है, उसको ऑल इंडिया परमिट बोला जाता है। ऑल इंडिया परमिट का मतलब ये नहीं है पूरे इंडिया में कहीं भी चला, पॉसिबल ही नहीं है पूरे 28-29 राज्यों में, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप वाहन चला पाएँ। 3-4 राज्यों में चला सकते हैं। तो एक या 2 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में आपका परमिट रहता है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया परमिट रहती है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के परमिट ग्रांट करने की बात की गई है, प्रोसीजर दी गई है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा। सभी प्रकार के परमिट, जैसे मान लीजिए मुझे बारात ले जाना है दिल्ली, अब दिल्ली रूट पे बस नहीं चलती है आपकी, तो आपने कहा हम अस्थायी परमिट ले लेते, तो वो परमिट भी आपको यहाँ पे 66-80 के अंतर्गत दिया जाएगा। प्रोसीजर यहाँ पे दी गई है, आवेदन कर सकते हैं किसी भी प्रकार का परमिट है। सर ये सारे सेक्शन बेस ही आप करना है ना सर? नहीं, इसमें क्या है, अंदर कुछ नहीं आएगा, आप खुद देखो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इंदौर में, मैं आपसे पूछूं कि मैं इंदौर के बारे में जानकारी, जैसे आप ग्वालियर में हैं कालिंदी, मैं आपसे ग्वालियर के बारे में जानकारी पूछूंगा, तो ग्वालियर में मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ग्वालियर में जो मंदिर है, अचलेश्वर मंदिर है, उस मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं? ये कोई लॉजिक है? नहीं है। लॉजिक ये है किस भगवान का मंदिर है अचलेश्वर, कोले मंदिर किस भगवान का मंदिर, हाँ ये लॉजिक है। कितने यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये लॉजिक है। तो आप देख नहीं रहे, हिट क्वेश्चन बनेंगे। अंदर की चीज़ें थोड़ी पूछेंगे कि 4 पहिए हैं वाहन में, पंचर है, ये थोड़ी पूछेंगे। ये पूछेंगे वाहन में ड्राइवर लाइसेंस है कि नहीं है, कौन सा प्राधिकारी दे रहा है, किस धारा के अंदर है। तो धारा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना है इसमें थ्योरी पढ़ने में, सीधा आप धारा पढ़िएगा, कौन देता है, सब क्लॉज 1 पे ही अपन को सीमित रहना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं 81 में आ जाते हैं परमिटों की अस्तित्वावधि और नवीकरण। इस पर IMP लगा दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए धारा 87 के अधीन दिया गया अस्थायी परमिट, धारा 87 के अधीन दिया गया अस्थायी परमिट, धारा 88(8) के अधीन दिए गए विशेष परमिट से भिन्न परमिट, उसके दिए जाने नवीकरण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। अब आपके ट्रक के लिए एक परमिट मिल गया, आपकी बस के लिए जो स्लीपर बस चलती है परमिट मिल गया इंदौर से, ग्वालियर से इंदौर के लिए, तो ये 5 वर्ष तक वैलिड रहेगा। 5 वर्ष तक आप ले जाइए, लाइए, बसें चलाइए, माल ढोइए, पैसे कमाइए। 5 वर्ष तक क्या होगा, परमिट दिया जाएगा। नवीकरण भी 5 वर्ष के लिए होगा, मतलब फिर रिनोवल 5 वर्ष के लिए, फिर रिनोवल 5 वर्ष के लिए, ये हो जाएगा। इसकी सब क्लॉज 2 पे भी आप टिक लगा लीजिएगा। परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम 15 दिन पहले किए जाने पर आवेदन किया जाएगा। ख़त्म होने वाला हो उसके 15 दिन पहले आप रिनोवल के लिए आवेदन कर दीजिए। और चीज़ें यहाँ पे थोड़ी आप पुष्टिकारक चीज़ें हैं, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। परमिट का अंतरण, क्या परमिट का अंतरण किया जा सकता है?
इसके बारे में 82 बताती है। तो यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, थोड़ी ये धारा थोड़ी आपको समझना है यहाँ पे। उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई भी परमिट उस परिवहन प्राधिकरण की जिसे वह परमिट दिया गया है अनुज्ञा के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरणीय न होगा। ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसे व्यक्तियों को परमिट के अंतर्गत यान अंतरित किया गया है उस यान का उपयोग उस परमिट प्राधिकृत रीति से के लिए प्राधिकार प्रदान न करेगा। यान अंतरण कर दिया है तो आपको परमिट यहाँ पे अंतरित नहीं किया जाएगा, कुछ शर्तों के अधीन यहाँ पे किया जा सकता है, अनुज्ञा से ही किया जाएगा, मतलब परमिट अंतरण। जब परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है, परमिट के अंदर उत्तराधिकार कब्जा पाने व्यक्ति को परमिट का उपयोग 3 मास की अवधि के लिए ऐसे कर सकेगा मानो वह उसे दिया गया हो। 3 माह तक ससेशन उत्तराधिकार के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। IMP लगा लेना इस पर कि परमिट धारक की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी 3 माह तक उपयोग कर सकते हैं परमिट का। परंतु यह तब जबकि ऐसा व्यक्ति मृत्यु से 30 दिन के अंदर परिवहन प्राधिकरण को परमिट दिया गया है, मृत्यु की धारक की परमिट उपयोग के आशय की सूचना दे दे। तब कर सकता है जब 30 दिन के अंदर सूचित कर दे कि वो व्यक्ति मर चुके हैं जिनके अंदर परमिट था, अब मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो 3 माह तक उपयोग कीजिए आप। परंतु यह और किसी परमिट का इस प्रकार उपयोग तारीख के पश्चात नहीं किया जाएगा मृत धारक के पास नवीकरण हेतु के बिना प्रभावी नहीं रह जाता। तो मृत धारक मर गया है तो आप 3 माह से ज़्यादा परमिट यूज नहीं कर सकते, आपको नए सिरे से परमिट लेना पड़ेगा। परिवहन प्राधिकरण परमिट के मृत्यु के धारक की मृत्यु के 3 मास के अंदर उसे आवेदन किए जाने पर परमिट उस व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जो परमिट के अंदर उत्तराधिकार पर कब्जा प्राप्त कर लिया। अब 3 माह के अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा कि साहब मेरे नाम से अंतरण कर दीजिए, ट्रांसफ़र जो मेरे ऑनर के नाम पे था तो उत्तराधिकारी के तौर पे था तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा वो परमिट। परंतु परमिट प्राधिकरण 3 मास की अवधि के अवसान के पश्चात किए गए आवेदन को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब समाधान हो जाता है कि आवेदक बिना समय के भीतर आवेदन को अर्जित उचित पर्याप्त हेतु से निवारित हो गया है। तो ये आप देखिएगा बहस समय के अंतर्गत कोई ऐसा कर सकता है। यानों का बदला जाना बिल्कुल बदल सकेंगे प्राधिकरण की अनुज्ञा से। आपकी बस पुरानी चल रही है, आप बेड डालिए, नई बस ले लीजिए और उस परमिट पर नई बस चलाइए, बदला जा सकेगा प्राधिकरण की अनुज्ञा से। सभी परिणाम संलग्न साधारण शर्तें, अब ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र, निर्धारित गति से चलाए जाने की व्यवस्था आदि कुछ चीज़ें हैं। किराया वगैरह, किराए की लिस्ट आपको लगानी पड़ेगी, उसमें क्या किराया होगा सब क्लॉज ठीक बोलती है। ड्राइवरों के काम के समय परिसीमित करने पड़ेंगे, किस टाइम पे 2 ड्राइवर रहेंगे तो कौन ड्राइवर कब से कब काम चलाएगा। ऑपरेटर के नाम, पता, परमिट बॉडी पर लिखा रहेगा, ये संपर्क करें किसी भी स्थिति में गाड़ियों पर लिखा रहता है। ये परमिट वाली बसों पर आपको ध्यान देना है। मोबाइल नंबर वगैरह तमाम एड्रेस पता भी रहता है परमिट वाली गाड़ियों पर। परमिटों का साधारण पूर्व प्रारूप क्या होगा, ये निर्धारित जो बहस किया जाए वो प्रारूप होगा, ये ध्यान दीजिएगा। परमिटों का रद्द किया जाना, निलंबन, तो परिवहन प्राधिकरण रद्द कर सकता है, निलंबित कर सकता है जब उस शर्तों का भंग करें या गलत तरीके से कपटोपदेशन द्वारा परमिट प्राप्त करते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अस्थायी परमिट, यहाँ पे अस्थायी परमिट के बारे में ध्यान दीजिएगा। 87 बताती है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 में अधिकृत प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अधिक से अधिक 4 मास की सीमित अवधि के लिए प्रभावी होंगे और जो अस्थायी रूप से परिवहन यान का उपयोग के लिए प्राधिकृत करेंगे। तो अस्थायी परमिट कितने समय के लिए, 4 माह के लिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। अस्थायी परमिट भी दिया जा सकता है, 4 माह के लिए दिया जा सकता है। किस समय दिया जाता है, देखिए कुंभ का मेला लगा था तो कई बसें दौड़ी थी इंदौर से अन्य जगह से, तो अस्थायी परमिट दिए गए थे प्राइवेट लोगों को कि आप अस्थायी तरीके से 4 महीने के लिए बसें चला सकते हैं उज्जैन की ओर, ये लिखा है। विशेष अवसरों पर मेले, धार्मिक सम्मेलन, मौसमी कारोबार के लिए, अस्थायी प्रयोजन के लिए अन्य तरीके से अस्थायी परमिट दिए जा सकते हैं, ये आप ध्यान देना है। और आगे कुछ पढ़ना नहीं, 4 महीने के लिए अस्थायी परमिट होता है। 88 जिस प्रदेश में परमिट दिए गए उससे बाहर उसका उपयोग किए जाने के लिए उनका विधिमान्यकरण, तो आप यहाँ मध्य प्रदेश में परमिट दिए गए, उत्तर प्रदेश में वाहन उपयोग करते हैं तो विधिमान होंगे, कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं होगी। अन्य प्रदेश में आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण राज्य भर में और राज्य के बाहर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्लॉज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 88A है, केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय मल्टी मॉडल और अंतर्राज्यीय के यात्रियों मालों को परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति है। तो केंद्र सरकार स्कीमें बनाती है अंतर्राज्यीय मल्टी मॉडल अंतर्राज्यीय यात्रियों के संबंध में, माल और परिवहन के संबंध में, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। पुनरीक्षण, राज्य परिवहन अपील प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के संबंध में पुनरीक्षण कर सकता है, रिवीजन करने का अधिकार इसको दिया गया। अपील प्राधिकरण को इन दोनों के संबंध में रिवीजन करने का अधिकार दिया गया है। 30 दिन के अंतर्गत ये कोई भी डॉक्यूमेंट
मंगा सकता है, रिवीजन कर सकता है। विशेष का पर्याप्त कारण पर 30 दिन के बाद भी ये मंगा सकता है, रिवीजन कर सकता है। ड्राइवर के काम के घंटे, परिवहन यान चलाने वाले ड्राइवर के काम के घंटे तय किए जाएंगे। प्रतिकर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम भी यहाँ पे उपयोग में लिया जाता है। काम के घंटे तय होंगे कि 8 घंटे ड्यूटी करेगा एक ड्राइवर, दूसरा 8 घंटे ड्यूटी करेगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे कान में बताती है। दायित्व का निर्बंधन करने